2023 का तुर्की सीरिया अर्थक्वेक, 2004 का हिंद महासागर सुनामी, 2003 का ईरान के बै में आया भूकंप और 1991 में फिलीपाइंस में माउंट पिंटबो वॉल्केनिक एरप्शन, इन सब में क्या समानता है? ये अलग अलग आपदाएं लग सकती हैं, लेकिन ये सभी एक ही शक्तिशाली फोर्स से प्रेरित है, पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। इसकी खोज कैसे हुई, ये समझने के लिए हमें एक सदी से भी पहले उस सिद्धांत पर जाना होगा, जिसे कभी काल्पनिक और बेतुका माना गया था, और जिसे अब अर्थ साइंस की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक माना जाता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अगर आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि हमारा ग्रह कैसे काम करता है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और प्लेट्स टेक्टोनिक्स थ्योरी के जन्म के पीछे की दिलचस्प कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो प्लेट्स टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरीज आपके लिए क्यों मायने रखता है? प्लेट टेक्टोनिक्स को समझना सिर्फ जियोलॉजिस्ट्स के लिए ही नहीं है, ये आपकी सुरक्षा, आपके पर्यावरण और यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। जरा सोचिए, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप और सुनामी, ये सभी प्लेटों के हिलने के कारण होते हैं। ये जानना कि ये खतरे कहाँ होते हैं, जान बचा सकता है। प्लेट टेक्टोनिक्स ये भी बताता है कि पहाड़ कैसे बनते हैं, महासागर क्यों खुलते और बंद होते हैं, और यहाँ तक कि कॉन्टिनेंट्स ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स को कैसे प्रभावित करते हैं। यहाँ एक ऐसी बात है जिसकी आपने शायद उम्मीद न की हो। मेटल्स, ऑयल और नेचुरल गैस जैसे कई रिसोर्सेज जिन पर हम निर्भर हैं, इन्हीं प्रक्रियाओं से बनते हैं। इसलिए जियोलॉजिस्ट इन्हें खोजने के लिए प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी का उपयोग करते हैं। लेकिन ये थ्योरी हमेशा से मौजूद नहीं थी। आइए पीछे मुड़कर देखें कि प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी की शुरुआत कहाँ से हुई। 1960 के दशक से पहले ज्यादातर जियोलॉजिस्ट्स का मानना था कि कॉन्टिनेंट्स और ओशन बेसिन्स फिक्स्ड और प्राचीन हैं, लेकिन यह पर्वत श्रृंखलाओं और कॉन्टिनेंट्स में पाए जाने वाले मैचिंग फॉसिल्स के पीछे का कारण नहीं बताता था। यह एक वैज्ञानिक क्रांति का समय था, जिसकी शुरुआत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नामक कॉन्सेप्ट से हुई। लेट 19वीं सदी में ऑस्ट्रियन जियोलॉजिस्ट एडवर्ड सुएस ने एक अनोखी बात देखी। भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका के लेट पैलियोजोइक एरा में पाए गए पौधों के फॉसिल्स लगभग एक जैसे दिखते थे। ये लेट पैलियोजोइक एरा फॉसिल्स ग्लोसोप्टेरिस फ्लोरा के थे। ये सीड फर्न्स पौधों की प्रजाति के हैं, जो इन दक्षिणी कॉन्टिनेंट्स पर पुराने ग्लेशियर्स डेपोजिट्स के ठीक ऊपर स्थित कोल बेड्स में पाए गए थे। अनोखी बात ये थी कि ये प्लांट फॉसिल्स सेम टाइम पीरियड में उत्तरी कॉन्टिनेंट्स में पाई गई दलदली कोल प्लांट फॉसिल्स से बहुत अलग थी। 1885 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द फेस ऑफ द अर्थ में सुएस ने प्रस्तावित किया कि ये सदर्न कॉन्टिनेंट्स कभी एक सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने गोंडवानलन का नाम दिया। सेम प्लांट फॉसिल्स के पीछे का कारण उन्होंने ये बताया कि कॉन्टिनेंट्स कभी भूमि पुलों द्वारा जुड़े हुए थे, जो अब समुद्र के नीचे लुप्त हो गए हैं। 1910 में अमेरिकन जियोलॉजिस्ट फ्रैंक टायर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी प्रस्तुत करी। उन्होंने सुझाव दिया कि महाद्वीप केवल जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि स्थान परिवर्तन भी करते थे। उन्होंने प्रस्तावित किया कि आज के कॉन्टिनेंट्स एक विशाल पोलर कॉन्टिनेंट्स के भाग थे, जो टूटकर इक्वेटर की ओर खिसक गए। टेलर के अनुसार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पृथ्वी की रोटेशन स्पीड लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले विशाल टाइडल फोर्स के कारण कम हो गई थी, जो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर कब्जा करने के दौरान उत्पन्न हुए थे। हालांकि उनके द्वारा दी गई थ्योरी और उसका रीजन कुछ हद तक गलत था, लेकिन एक महत्वपूर्ण विचार सही था। टेलर का ये सुझाव कि मिड अटलांटिक रिज वो स्थान है जहां से महाद्वीप विभाजित होकर अटलांटिक महासागर बन गए, सही था। फिर जर्मन मेटेरोलॉजिस्ट और जियोफिजिसिस्ट एल्फ्रेड वेजनर आए, जिन्होंने इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़ा। 1915 में उन्होंने द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की अपनी थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया।
ऐसा माना जाता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की प्रेरणा वेजनर को ग्रीनलैंड के अपने अभियान के दौरान मिली, जब उन्होंने समुद्री बर्फ को टूटते हुए देखा। वेजनर ने तर्क दिया कि सभी महाद्वीप कभी पैंगिया नामक एक सुपरकॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले मेसोज़ोइक एरा के शुरुआती दौर में ये टूटना शुरू हुआ और इसके टुकड़े धीरे धीरे अपने वर्तमान स्थानों पर पहुंच गए। एल्फ्रेड वेजनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को कई मैप्स के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिनमें सुपरकॉन्टिनेंट पैंगिया का टूटना और कॉन्टिनेंट्स के अपनी वर्तमान स्थिति की ओर मूवमेंट को दर्शाया। उन्होंने कॉन्टिनेंट्स के बाउंड्री फिट पर ध्यान दिया, जैसे कि दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तटरेखाएं एक पजल के टुकड़ों की तरह जुड़ते हैं। फॉसिल्स रिकॉर्ड ने इसका समर्थन किया। विलुप्त पौधे, ग्लोसॉप्टेरिस जैसे समान फॉसिल्स उन महाद्वीपों पर पाए गए जो अब विशाल महासागरों से अलग हो गए हैं। इसके अलावा विभिन्न महाद्वीपों पर एक जैसी चट्टानें और पर्वत श्रृंखलाएं पाई गईं, जो दर्शाती है कि वे कभी जुड़े हुए थे। क्लाइमेट एविडेंसेस ने भी उनके दावों को पुष्ट किया। उन क्षेत्रों में ग्लेशियल डिपॉजिट्स पाए गए जो अब ट्रॉपिकल है, जो दर्शाता है कि वे कभी ध्रुवों के करीब थे, जबकि कोल डिपॉजिट्स वाले प्राचीन दलदली जंगल उन क्षेत्रों में पाए गए जो अब पोलर रीजन हैं। कुल मिलाकर ये सभी प्रूफ एक गतिशील पृथ्वी की ओर इशारा करते थे, जहां महाद्वीप स्थिर नहीं बल्कि जियोलॉजिकल टाइम के साथ धीरे धीरे स्थान बदलते थे। वेजनर की थ्योरी ने इन विचित्र पैटर्न्स की व्याख्या की, लेकिन एक समस्या थी। वेजनर ये नहीं समझा पाए कि महाद्वीप कैसे गति करते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि चंद्रमा और सूर्य की टाइडल फोर्सेस ओशन क्रस्ट में कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट के लिए जिम्मेदार थीं। लेकिन इस विचार को हैरोल्ड जेफरीज जैसे फिजिसिस्ट्स ने तुरंत चुनौती दी, जिन्होंने कहा कि अगर ये शक्तियां इतनी प्रबल होतीं तो पृथ्वी का रोटेशन रुक जाता। दूसरे वैज्ञानिकों ने कहा कि ओशन क्रस्ट इतनी कठोर है कि कॉन्टिनेंट्स उसमें से मूव नहीं कर सकते। वेजनर ने यह भी सुझाव दिया कि बड़े कॉन्टिनेंट्स पतली समुद्री परत को तोड़ते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कोई जियोलॉजिकल प्रूफ नहीं था जो ये साबित करे कि महासागर तल इतना कमजोर था कि गतिमान महाद्वीपों द्वारा उसे बिना डिफॉर्म हुए तोड़ा जा सके। 1928 में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पेट्रोलियम जियोलॉजिस्ट्स ने एक सिम्पोसियम आयोजित की। बहुत बहस के बाद ज्यादातर वैज्ञानिक वेजनर के खिलाफ थे और उनके कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को काल्पनिक और बेतुका करार दिया। फिर भी वेजनर डटे रहे। 1930 में वह अपने चौथे अभियान पर ग्रीनलैंड गए। उनका लक्ष्य एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट से ये सिद्ध करना था कि ग्रीनलैंड का स्थान परिवर्तन हुआ था। दुर्भाग्य से यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनके सिद्धांत को उनके जीवनकाल में ही खारिज कर दिया गया था, लेकिन उनके काम ने भविष्य की वैज्ञानिक क्रांति की नींव रखी। फिर भी कुछ वैज्ञानिकों ने इस मशाल को आगे बढ़ाया। साउथ अफ्रीकन जियोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर डू टॉयट ने वेजनर के विचारों को और आगे बढ़ाया। 1937 में उन्होंने आर वॉन्डरिंग कॉन्टिनेंट्स नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के और भी अधिक जियोलॉजिकल और फॉसिल एविडेंस प्रस्तुत किए गए। डू टॉयट ने दो प्राचीन सुपर कॉन्टिनेंट्स का विचार प्रस्तुत किया, गोंडवाना, जिसमें साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका शामिल है, और लोरेसिया, जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के अधिकांश भाग से बना है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है, उन्होंने देखा कि एक ही टाइम पीरियड की चट्टानों के क्लाइमेट्स बहुत अलग-अलग कहानियां बताते हैं। गोंडवाना सुपरकॉन्टिनेंट में व्यापक ग्लेशियर डिपॉजिट्स थे, जिससे पता चलता है कि ये महाद्वीप कभी साउथ पोल्स के पास थे। लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में समान आयु की चट्टानों में कोल के भंडार थे, जो प्राचीन दलदली जंगलों के प्रमाण थे, जो केवल गर्म ट्रॉपिकल इक्वेटर के पास ही मौजूद हो सकते थे। ये अचंभित करने वाला था। दुनिया का एक आधा हिस्सा बर्फ से जमा हुआ, जबकि उसी समय में दूसरा आधा हिस्सा गर्म और ह्यूमिड था। इस क्लाइमेटोलॉजिकल पैराडॉक्स को सुलझाने के लिए
डू टॉयट ने वर्ल्ड मैप को रीअरेंज किया। उन्होंने गोंडवाना कॉन्टिनेंट्स को साउथ पोल्स के पास रखा, जिससे ग्लेशियर्स की व्याख्या हुई, और लोरेशियन कॉन्टिनेंट्स को इक्वेटर के पास रखा, जहां उन प्राचीन कोयला दलदलों के निर्माण के लिए परिस्थितियां आदर्श रही होंगी। इस स्मार्ट एक्सप्लेनेशन से महाद्वीपों को इधर-उधर खिसकाकर उन्होंने क्लाइमेट एविडेंसेस को पूरी तरह से सटीक साबित कर दिया, जो इस बात का एक और मजबूत संकेत था कि कॉन्टिनेंट्स सच में स्थान परिवर्तित हुए थे। वेजनर की थ्योरी कुछ विवरणों के बारे में गलत थी, लेकिन मेन आइडिया सही था। बढ़ते सबूतों के बावजूद ज्यादातर वैज्ञानिक 20वीं सदी के मध्य तक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का विरोध करते रहे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद साइंटिस्ट्स ने सोनार और मैग्नेटोमीटर्स जैसे आधुनिक उपकरणों की मदद से ओशन फ्लो की मैपिंग की, जहां उन्हें मिड ओशियानिक रिजेस, सिमेट्रिकल मैग्नेटिक स्ट्रिप्स और डीप ओशन ट्रेंचेस मिली। इन खोजों से सी फ्लो स्प्रेडिंग का सिद्धांत सामने आया, जहां मिड ओशन रिजेस पर नई ओशन क्रस्ट बनती है और बाहर की ओर बढ़ती है। 1968 तक ये सारे एविडेंसेस एक यूनिफाइड थ्योरी में समा गए, प्लेट टेक्टोनिक्स। ये थ्योरी अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, माउंटेन्स, मिडोशियानिक रिजेस और यहाँ तक कि ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स के डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक्सप्लेन करती है। सुएस और टेलर से लेकर वेजनर और डू टॉयट तक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से प्लेट टेक्टोनिक्स का सफ़र साहसिक विचारों और धीमी स्वीकृति की कहानी है। तो अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी कहानियों के लिए जो हमारी दुनिया को देखने के तरीके को चुनौती देती है। थैंक फॉर वॉचिंग और जिज्ञासु बने रहें, क्योंकि पृथ्वी अभी भी गतिमान है।